नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप केवीएस पीआरटी 2010 पेपर के मैथमेटिक्स पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप केवीएस प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कहा यह जा रहा है कि यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुणा करें, देखिए, इफ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ, यानी कोई भिन्न है उसका उसी से गुणा कर दिया जाए तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दे दिया जाए, यानी कि डिवाइड द प्रोडक्ट बाय इट्स रेसिप्रोकल, तो हमें संख्या क्या मिल जाती है? 18 सही 26/27। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जो मूल भिन्न था वो क्या है। ध्यान से समझिएगा क्या बोला जा रहा है। मान लीजिए यहां पर मैं एक भिन्न मान ले रहा हूं, x/y मान ले रहा हूं। अब कहा किया जा रहा है कि इसी भिन्न से इसका गुणा कर दिया जाए, तो x/y से मैं गुणा कर दे रहा हूं और कहा जा रहा है कि डिवाइड यानी भाग दे दीजिए इसके रेसिप्रोकल से, यानी इसके व्युत्क्रम से। अब x/y है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? आप कहेंगे कि 1 से भाग दे दीजिए, तो ये ऊपर चला जाएगा और यानी कि क्या हो जाएगा? y/x हो जाएगा। तो कहा जा रहा है इससे भाग देने के लिए, तो y/x से मैं भाग दूंगा तो ये देखिए ये अंश में गुणा हो जाएगा और ये हर में गुणा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? देखिए x का 3 बार गुणा यानी x³ बटे y का 3 बार गुणा यानी कि y³। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 18 सही 26/27। जब हम लोग इसको सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 27 का 18 में गुणा कर देंगे और जो मान आएगा उसको हम लोग 26 में जोड़ देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 512। क्या आएगा? 512 और डिवाइडेड बाई नीचे 27 है ही। अब यहां पर देखिए ये इधर क्यूब में है, घन में है, जब इधर जाएगा तो ये घनमूल बन जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा? देखिए x/y बराबर मान क्या आ जाएगा? यहाँ पर घनमूल हो जाएगा और 512 और ये हो जाएगा 27। 512 किसका घनमूल होता है? 512 का घनमूल क्या होगा? तो आप कहेंगे 8 होगा और 27 का घनमूल क्या होता है? आप कहेंगे 3 होगा। 8/3 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए 8/3 आपको नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा और इसको सिंपल करते हैं। देखिए 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, यानी 2 बार में जाएगा और 2 शेष बच जाएगा /3, यानी कि 2 सही 2/3 दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 3 लड़कियों का औसत आयु 20 वर्ष है तथा इनकी आयुओं का अनुपात 3:5:7 है, तो सबसे बड़ी लड़की का आयु क्या होगा? सबसे बड़ी लड़की का आयु यही होगा 7, लेकिन ये तो अनुपात में है ना, एग्जैक्ट हमें बताना है। तो इन तीनों का औसत दिया गया है, तो तीनों का औसत अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 7x + 5x 12x + 3x 15x हो जाएगा। 15x डिवाइडेड बाई 3। मैं डिवाइडेड बाई 3 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर औसत दिया गया। औसत कैसे निकालते हैं? तीनों को जोड़ करके 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 लड़कियां हैं तो इसका औसत जो मिलेगा वो 20 के बराबर है, क्योंकि हमें 20 वर्ष दिया गया है। तो यहां से काटेंगे तो ये 5 बार मिल जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो 4 बार आ जाएगा, यानी x का मान हमें क्या मिल गया? x का मान 4 मिल गया। और सबसे बड़ी जो लड़की का एज था वो कितना था? 7x था, यानी 7 गुणे 4 कर देंगे तो 28 वर्ष आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रवि 1 रुपए की 2 टॉफी की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है तथा 1 रुपए की 5 टॉफी के हिसाब से बेचता है, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि एक टॉफी को खरीदने में कितने रुपए खर्च हुए हैं और एक टॉफी को बेचने में कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। तो यहां से हमें एक टॉफी पर घाटा यानी कि नुकसान पता चल जाएगा और उसका हम लोग एक टॉफी के क्रय मूल्य से भाग दे करके अगर 100 से गुणा कर दे तो हमें प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए खरीदने का जो रेट दिया गया है, 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदा है, यानी एक टॉफी का दाम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि 1/2 रुपया हो जाएगा। एक टॉफी का दाम जो खरीदा था यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य आपका 1/2 रुपया हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1 रुपए में 5 टॉफी खरीद रहा है, यानी कि एक टॉफी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि 1/5 रुपया हो जाएगा। अब हमें हानि निकालना है, तो हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा 1/2 दिया गया है माइनस विक्रय मूल्य 1/5 दिया गया, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए बटे क्रय मूल्य कर देंगे, यानी 1/2 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 कर देंगे। अब 1/2 और 1/5 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो ये 5 बार में जाएगा और 5 से भाग देंगे तो ये 2 आ जाएगा और बटे 1/2 हमारा पहले से और गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए ऊपर बचेगा 3/10 और नीचे बचेगा 1/2, यानी कि क्या हो जाएगा? 3/10 और ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा 2/1 हो जाएगा गुणे 100। यहां से देखिए ये 5 बार में जाएगा और 5 से इसको काट देंगे तो 20 बार जाएगा और 20 और ये 3 मिलकर के 20 3 60 हो जाएगा, यानी कितने प्रतिशत का नुकसान होगा? 60% का यहां पर हानि होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि एक व्यक्ति
अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। यदि उसे 75% लाभ कमाना हो तो कुर्सी कितने रुपए में बेचना चाहिए? ध्यान से समझिएगा, 25% का हानि हुआ है उसको 720 रुपए में बेचने में, यानी कि 75% में उसने बेचा होगा, जितने का भी खरीदा होगा उसका 75% में बेचा होगा, तभी तो 25% हानि हो रहा है। तो यहां पर सीधे तौर पर हमें 75% का वैल्यू दिया गया, कितना? 720 रुपया। अब हमसे यह कहा जा रहा है कि अगर 25% लाभ कमाना हो तो 100% में वो खरीदा था, 25% लाभ कब मिलेगा? जब 125% में बेचेगा। तो सिंपली हमें 125% का मान पूछा गया है कि क्या होगा। तो यूनिटरी मेथड से हम लोग 720 गुणे 125 डिवाइडेड बाई 75 कर देंगे। तो 25 से काटेंगे तो 25 तिहाई 75 और 25 पचे 125। अब ये 3 से काटेंगे तो देखिए 24 तिहाई 72 होता है, यानी कि 24 और एक जीरो लग जाएगा। अब यहां पर देखिए 240 गुणे 5 हो जाएगा, 240 गुणे 5 24 पचे 120 होता है, और आगे एक और जीरो लग जाएगा, यानी 1200 रुपया यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी कितने में बेचना होगा? 1200 रुपये में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक व्यक्ति 2 स्टील की कुर्सियों को प्रति कुर्सी 500 रुपए में बेचता है, यानी यह विक्रय मूल्य दिया गया है। यदि एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ हो तो और दूसरी कुर्सी पर 12% की हानि हो तो बताइए इस सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ है? तो यहां पर देखिए ये विक्रय मूल्य दिया गया है और एक कुर्सी पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 20% जोड़ने के बाद वो 500 रुपए में बेच पा रहा है। यानी कि सबसे पहले हम लोग 100% का वैल्यू निकाल लें, यानी क्रय मूल्य निकाल लें। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य पर ही तो हम लाभ या फिर हानि निकालते हैं। तो दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य अलग अलग निकालेंगे और दोनों को जोड़ करके टोटल कितना लाभ हुआ या फिर नुकसान हुआ उसके आधार पर हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर पहला बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120% का मान हमें कितना दिया गया? 500 दिया गया है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? आप यूनिटरी मेथड से सिंपली 500 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 120 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 पचे 10 और ये 6 बार में चला जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए तो 2 तिहाई 6 और इसको काटेंगे तो 250 आ जाएगा। 250 गुणे 5 करेंगे, ये 250 गुणे 5, ऊपर देखिए 250 गुणे 5 बटे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 416.66। तो इसको राउंड फिगर हम लोग कर देते हैं, 417 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली कुर्सी का जो कॉस्ट प्राइस था, यानी कि जो क्रय मूल्य था वो 417 रुपए आ गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहली कुर्सी का कॉस्ट प्राइस 417 रुपए आ गया। इसी प्रकार से अब दूसरी कुर्सी का कॉस्ट प्राइस हम लोग निकालते हैं। तो दूसरी कुर्सी को बेचने में उसे कितने प्रतिशत? 12% का हानि हुआ है। कितने में बेचा गया? 500 में, यानी कि 100 में से 12% निकाल देंगे तो इसका मान कितना आएगा? आप कहेंगे 88% आएगा। इसका मान कितना दिया गया? 500, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस का ही तो मान यहां पर दिया गया कि प्रत्येक कुर्सी, दोनों कुर्सी 500 में ही बेचता है। तो 88% का मान हमें 500 मिल गया। तो 100% का मान क्या हो जाएगा? मान क्या हो जाएगा? ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य तो ही निकालना हमारा उद्देश्य है। तो क्या हो जाएगा यूनिटरी मेथड से? 500 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 88। अब इसको 4 से अगर हम लोग काट दे तो ये 25 बार में जाएगा और ये 22 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट दे तो ये 11 बार में जाएगा और ये 250 बार में जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 250 गुणे 25 डिवाइडेड बाई 11। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 568 रुपया। 568 रुपया दूसरे कुर्सी का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहले कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आया था? 417 रुपया और दूसरे कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ गया? आप कहेंगे 568 रुपया। दोनों को अब अगर हम लोग जोड़ दें, ध्यान से देखिएगा, दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो 568 में 417 अगर मैं जोड़ देता हूं तो इसका मान आ जाएगा 985 रुपया। कितना आ रहा है? 985 रुपया। अब यहां पर देखिए 985 रुपया दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ कि कितने पर उसने खरीदा था और बेचा कितने पर। प्रत्येक कुर्सी 500 रुपए पर बेच रहा है तो क्रय मूल्य तो 985 हुआ, लेकिन विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 500 प्लस 500 यानी 1000 हो जाएगा। तो कितने का घाटा हुआ या फिर कितने का फायदा हुआ वो हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य 985 था और 1000 में उसने बेचा, 985 में खरीदा और 1000 में बेचा, यानी कि उसको 15 रुपए का फायदा हुआ। 15 रुपए का उसको फायदा हुआ कितने पर? आप कहेंगे 985 रुपए पर, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दें। तो जब इसको अगर हम लोग राउंड फिगर करके 1000 मान लें तो ये 1.5% लाभ आएगा, क्योंकि आपका दशमलव में आएगा, जो कि हमसे लगभग के बारे में पूछा गया। तो हमारा लगभग मान कितना आ जाएगा? 1.5% लाभ आएगा। 1.5% लाभ आएगा क्योंकि 985 में उसने खरीदा था और 1000 में बेचा था। 15 रुपए का यहां पर उसको लाभ हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर दे तो 1.5% लाभ। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था,
8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 2 आदमी और मिल जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा m1d1 बराबर m2d2। ठीक है, m1 का मान 8 आदमी, m का मतलब मैन यानी 8 दिया गया है, और 8 आदमी कितने दिन में करते हैं? आप कह रहे हैं 40 दिन में करते हैं। तो m2 का मान क्या बोला गया? 2 आदमी और बढ़ा दिए जाए, पहले 8 थे और 2 और जुड़ जाएंगे यानी 10 हो जाएगा। तो d2 का मान क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए इससे इसको काटेंगे तो 4 बार में जाएगा और 4 8 32, d2 का मान डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। यानी 2 आदमी और बढ़ा देने से ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ये काम 32 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2 पाइप ए तथा बी किसी टैंक को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि खाली टैंक में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? ए कितने घंटे में भर रहा है? 24 घंटे में भर रहा है, यानी कि ए के 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1/24 हो जाएगा। बी कितने घंटे में भर रहा है? बी इसको 30 घंटे में भर रहा है, यानी कि बी का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1/30 हो जाएगा। और दोनों मिलकर के इसको कितने घंटे में भरेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो दोनों मिलकर के 1 घंटे में इनका काम कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1/24 प्लस 1/30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए इसका एलसीएम हो जाएगा 120, 24 25 120 होता है और 30 चौके 120 होता है, यानी कि दोनों के 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा? 9/20 हो जाएगा, 9/120 हो जाएगा, यानी कि 9/120 1 घंटे में भरेंगे। तो टोटल कितना घंटा लगेगा ये हमसे पूछा गया है। तो जैसे ए 24 घंटा में टोटल भर रहा था तो 1 घंटा निकालने के लिए, 1 घंटे में निकालने के लिए इसका उल्टा कर दे रहे थे। तो जब हमें यह पता चल गया कि ए और बी 1 घंटे में इतना भर रहे हैं तो टोटल निकालने के लिए इसका उल्टा कर देंगे, यानी 120/9 हो जाएगा। ये इतने घंटे में भरेगा। अब इसको भाग दीजिए तो कितने बार में जाएगा? देखिए 9 एकम 9, 3 बचा 30 हो गया, 9 त्रिक 27, फिर 3 बचेगा बट्टे 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब इसको काट दें तो 1/3 आ जाएगा, यानी 13 घंटा और 1/13 से 1/3 घंटा आप समझ लीजिए। तो 13 घंटा तो बिल्कुल सेपरेट हो गया, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 13 घंटा तो बिल्कुल सेपरेट हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/3 घंटा लिख सकते हैं। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी 13 घंटा 20 मिनट। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है 13 घंटा 20 मिनट, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 5 संख्याओं का औसत 18 दिया गया है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 16 हो जाता है, तो बाहर निकाली जाने वाली संख्या क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 18। तो 18 तो कुल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? आप कहेंगे औसत क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, औसत क्या होता है? आप कहते हैं कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो करते हैं। तो जब हमें औसत दिया गया तो कुल संख्या से गुणा कर दे तो कुल योग हमें पता चल जाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर औसत 18 दिया गया और कुल संख्या 5 दिया गया, दोनों से गुणा कर देंगे दोनों में तो हमें कुल सभी संख्याओं का योग पता चल जाएगा। योग कितना आ गया? आप कहेंगे कि 18 25 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि एक संख्या को निकाल दिया जाए। एक संख्या निकाल देंगे तो पहले 5 संख्या थी, एक निकाल देंगे तो अब 4 संख्या हो जाएगी। इसका औसत 16 है तो इसका कुल योग कितना हो जाएगा? इसका कुल योग हो जाएगा 16 चौक 64 हो जाएगा। ये 5 संख्याओं का योग है, ये 4 संख्याओं का योग है। तो इन दोनों में से अगर हम लोग घटा दें तो एक संख्या जो निकाला गया है उसका कितना मान है वो तो पता चल ही जाएगा। तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहां बचा 8 में से 6 जाए 2, 26 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाए तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी? ध्यान से समझिएगा, साधारण ब्याज से कोई भी राशि दुगुना कैसे होती है? जैसे कि मान लीजिए कि मैं x रुपया लगाया तो कहा जा रहा है कि ये पैसा 15 साल में 2x हो जा रहा है। तो 2x कैसे हुआ? x तो मैं पैसा लगाया ही था, यानी x तो हमारा मूलधन हो गया। इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 2x में से x घटाएंगे तो इंटरेस्ट हमारा x होगा, यानी कि जितना पैसा हमने लगाया उतना ही पैसा हमें इंटरेस्ट यानी ब्याज के तौर पर मिल गया। अब हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन का मान कितना? साधारण ब्याज हमने कितना निकाला है? x निकाला है। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन भी हमारा x है, गुणे दर, दर हमें निकालना है, गुणे समय, समय कितना दिया गया? 15 वर्ष दिया गया है, बटे 100, यही तो फॉर्मूला होता है। देखिए इससे इसको काट देंगे तो हमें r निकालना है, तो r यहीं रहने दे और 100 को इधर पक्षांतर कर दे और 15 का इसमें आकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी कि r का मान क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि 100/15 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काट देते हैं इसको तो देखिए ये 20 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, 20/3, 20/3 दिए गए विकल्प में देखिए ये वाला इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 छक 18 प्लस 2 20/3%। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था,
यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की कितनी लंबी है। ध्यान से समझिएगा, समबाहु त्रिभुज क्या बोलते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब कहा यह जा रहा है कि मान लीजिए कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसके एक तरीके से प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो यानी इससे बड़ा बन जाएगा। तो इनके बीच एरिया का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दिया गया है, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि पहले जो छोटी भुजा वाली समबाहु त्रिभुज थी उसका प्रत्येक भुजा कितना था। ध्यान से समझिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है जब उसकी भुजा नहीं बढ़ाई गई है। अगर मैं भुजा बढ़ा देता हूं तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे √3/4 और ये हो जाएगा a+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भुजा मैं a मान करके चल रहा हूं तो अब भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया है। इसमें से अगर मैं पहले वाले का क्षेत्रफल जो था वो घटा दूं तो क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब इसको आप ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a² + 4 + 4a माइनस का a स्क्वायर। यहां पर मैं √3/4 कॉमन ले चुका हूं, ठीक है, और इसका डिफरेंस हमें कितना दिया गया, इसका डिफरेंस ही तो ये है कि इतना सेंटीमीटर बढ़ जाता है, यानी कि 2√3 हो जाएगा। इसके बाद से जो हमने कॉमन लिया था 3/4, ये इधर आकर के गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4/√3। तो ये इससे कट जाएगा। यहां पर देखिए ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर से कट जाएगा। यहां पर क्या मिल गया, यहां पर मिल गया हमें 4, कॉमन लेता हूं तो 1 + a आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहां से इसको काट देंगे तो 2 बार में जाएगा, और 1 इधर पक्षांतर होकर घट जाएगा, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि उसकी जो प्रारंभिक भुजा थी वो हमारा 1 सेंटीमीटर आ गया। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई, ऑप्शन नंबर 1 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक घन का सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ हमें कितना दिया गया है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसका वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन हमसे पूछा जा रहा है। किसी भी घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग। अब जैसे जिस कमरे में आप बैठे हैं, मान लीजिए उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो ये एक घन बन जाएगा। अब कौन कौन से फलक हैं, देखिए आपके ऊपर जो छत है और आपके नीचे जो फर्श है, 2 फलक तो ये हो गए। इसके अलावा 4 दीवार, टोटल 6 फलक बनेंगे एक घन में। और चूंकि ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान है, इसलिए सबका क्षेत्रफल एक समान आएगा। तो सबको जोड़ने के लिए 1 का मैं क्षेत्रफल निकाल ले रहा हूं a स्क्वायर, जहां भुजा a है, और 6 से मैं गुणा कर दे रहा हूं। क्यों 6 से गुणा कर रहा हूं, क्योंकि 6 फलक थे। अब इसका मान हमें कितना दिया गया, 384 दिया गया है, ठीक है। तो a स्क्वायर का मान आ जाएगा, देखिए 6 से मैं भाग दे रहा हूं तो 6 छक 36 हो जाएगा, और 2 बचेगा, 6 चौक 24, 64 आ जाएगा। और a का मान निकालने के लिए इसको हम लोग वर्गमूल कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, यानी उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर होगी। अब हमसे वॉल्यूम पूछा गया था, घन का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे भुजा क्यूब होता है, यानी 8 का क्यूब कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 6160 मीटर क्यूब इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर, द डेप्थ ऑफ द टैंक इज। यानी कि कहा जा रहा है कि एक टंकी है, कुछ इस प्रकार से बेलनाकार टंकी होगी। तो हमें यह कहा जा रहा है कि इसका जो आयतन है वो 6160 मीटर क्यूब है, और इसका जो यहाँ पर रेडियस दिया गया है, रेडियस यानी कि त्रिज्या दिया गया है, इसका मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 14 मीटर दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी डेप्थ, गहराई या फिर ऊंचाई क्या होगी। तो आप बेलनाकार बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है πr² × h, बराबर कितना दिया गया है, 6160 दिया गया है, ठीक है। अब पाई का मान मैं 22/7 रख देता हूँ, r का मान हमें दिया गया 14 का स्क्वायर है तो मैं 2 बार गुणा कर देता हूँ, और गुणे h तो हमें निकालना ही है, इसका मान दिया गया 6160, ठीक है। ये देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर मैं इसको 2 से काट दूं, 11 से काट दूं तो 2 बार हो जाएगा, और ये 11 से काटेंगे तो 11 5 55, 6 बचा, 11 6 66 0, ठीक है। उसके बाद से देखिए उसके बाद से
14 से काटे तो 14 28 14 3 42 14 चौका 56, 14 चौका 56, तो ये 40 बार हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 4 से इसको काट दे तो ये 10 आ जाएगा, यानी इसकी हाइट कितनी आ रही है, इसकी हाइट 10 मीटर आ रही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए में बात की गई है 10 मीटर, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। यहां पर देखिए 147 गुणे 147 दिया गया है, फिर 147 गुणे 143 दिया गया है, फिर 143 गुणे 143 दिया गया है, और नीचे देखिए 147 गुणे 147 गुणे 147 माइनस 143 गुणे 143 गुणे 143, यानी कि अगर 147 को मैं ए मान लूँ, ए बराबर 147 मान लूँ और बी बराबर मैं 143 मान लूँ, तो देखिए क्या हम लोग एक फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं। ये देखिए ये 147 का होल स्क्वायर है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, प्लस करके देखिए 147 गुणे 143, यानी कि प्लस करके है ए गुणे बी है, ठीक है, प्लस करके बी स्क्वायर है, और नीचे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह हम लोग इसका अगर फॉर्मूला खोल दें तो क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां तक क्लियर। अब यही तो ये है, तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 1/a माइनस बी आ जाएगा। ए का मान 147 था और बी का मान 143 था, यानी कि इसमें से 147 में से 143 घटेगा तो हमारा मान क्या आ जाएगा 1/4। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहां पर देखिए बॉडमास रूल से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर बार दिया गया, तो बार वाले को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहां पर बार वाले को जब सॉल्व करेंगे तो एक में से एक घटाएंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, यानी इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। अब एक में से 0 घटाएंगे तो यहां तक का मान 1 आ गया, एक में से 0 घटाएंगे तो 1 ही मिलेगा। अब छोटे कोष्टक तक हो गया, अब मझोले कोष्टक को देखिए, यहां पर 1 है और इसमें से 1 घटाना है, क्योंकि छोटे कोष्टक का मान 1 आया था, 1 में से 1 घटाएंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा, यानी कि मझोले कोष्टक तक का मान 0 आ गया है। अब बड़े वाले कोष्टक को देखिए, 1 में से 0 घटाएंगे तो हमारा मान क्या आएगा 1 आएगा, हमारा मान क्या आएगा 1 आएगा, यानी बड़े कोष्टक तक हम लोग पहुंच चुके हैं और उसके बाहर 1 था और बड़े कोष्टक का मान 1 आया है, इसका मान क्या आ जाएगा टोटल 0 आ जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर ए में बात की गई है 0, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था x प्लस 8 बराबर दिया गया है -15/x, तो x का मूल्य क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए x का मैं इधर गुणा कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x और ये माइनस का 15 बचेगा, इसको मैं इधर पक्षांतर कर दे रहा हूं, प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब 15 को हम लोग इस प्रकार से तोड़े कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमें 8 मिल जाए और गुणा करने पर 15 मिल जाए। तो देखिए 5 + 3 अगर हम लोग कर देंगे तो 5 + 3 8 हो जाएगा और दोनों का गुणनखंड क्या हो गुणा करने पर 15 मिल जाएगा। तो यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x मैं कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x प्लस 5 एक ब्रैकेट में कॉमन हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा बराबर 0। अब या तो x प्लस 5 का मान 0 होगा या तो x प्लस 3 का मान 0 होगा, तो दोनों कंडीशन में x का मान माइनस में आएगा, पहले का मान आएगा -5 और दूसरे का -3। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि √24 का मान इतना दिया गया है तो √8/3 का मूल्य क्या होगा। अब यहां इसका मान दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं तो इसका यूज करना होगा ना, कहने का मतलब कि ये प्रश्न को आसान करने के लिए दिया गया है, तो हम डायरेक्टली इसका वैल्यू अंडर में ना निकालने लगे। हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा सा यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना है। अगर मैं ऊपर अंश और हर दोनों में 3 से गुणा कर दे रहा हूं तो क्या कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इससे कट जाता है और कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इस गुणा करने से फायदा क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। ऊपर हो जाएगा आपका √24 और नीचे हो जाएगा आपका √9। अब √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा आपका √24 और बटे नीचे बचेगा आपका 3। अब √24 का मान तो हमें दिया गया है, इसी का मान तो यहां पर सिंपली रख देना है, तो इसका मान मैं रख देता हूं 4.899 और भागा 3। इससे जब काटेंगे तो देखिए कितने बार में जाएगा, 4 एकम 4, उसके बाद से यहाँ 18 हो जाएगा, तो 3 छक 18, उसके बाद से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1.633 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी में बात की गई है, विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था x% ऑफ y प्लस y% ऑफ x इज इक्वल टू, तो कहा जा रहा है कि y का x%, यानी कि y पहले लिख लेंगे, उसका x% यानी x/100 हो जाएगा,
प्लस कहा गया है कि y% ऑफ x, यानी कि x पहले लिख लेंगे और उसका y बटे 100 कर देंगे। इसका मान हमसे पूछा जा रहा है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा xy और यहाँ पर भी हो जाएगा xy, यानी कि 2xy डिवाइडेड बाई 100। अब 2 से इसको काट देंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, xy डिवाइडेड बाई 50। इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए हमें मिल चुका है xy डिवाइडेड बाई 50, लेकिन चारों विकल्पों में देखिए कोई भी ऐसा विकल्प नहीं दिया गया है। तो अगर हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 से देखिए ये इसको काट दे तो ये 2% आ जाएगा। 2% किसका, XY का 2%। XY का 2% किस में दिया गया, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात किया गया 2% ऑफ XY। अब इसको देखिए 2% ऑफ XY अगर हम लोग निकालें तो XY गुणे 2 बटे 100 कर देंगे, तो 2 से काटेंगे तो वही तो माना जा रहा है, XY डिवाइडेड बाई 50। यही तो हमारा उत्तर था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है A अनुपात B का मान दिया गया है और B अनुपात C का मान दिया गया है, तो C अनुपात A क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। A अनुपात B का मान कितना दिया गया, 2:3। इसी प्रकार से B अनुपात C का मान कितना दिया गया, 4:5। तो A, B और C में क्या अनुपात होगा, इसको निकालने के लिए इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो देखिए 2 चौक 8 आ जाएगा, अनुपात 3 चौक 12 आ जाएगा, अनुपात 15 आ जाएगा। हमसे C अनुपात A पूछा गया था, तो ये C का वैल्यू है और ये A का वैल्यू है, यानी अनुपात क्या आ जाएगा, 15:8 आ जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 2 पाइप A तथा B किसी टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप मिल करके इसे कितने समय में भर देंगे। देखिए A कितने घंटे में भर रहा है, आप कहेंगे 10 घंटे में, तो A के 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। B कितने घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में, तो B के 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 1 घंटे में दोनों मिलकर के कितना भर देंगे ये हमें पता चल जाएगा। तो 1/10 प्लस 1/15 करेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 3 + 2 यानी कि 5/30 हो जाएगा। 5/30 यानी 1/6, 1/6 आ जाएगा। तो ये दोनों के 1 घंटे का काम हो गया। तो दोनों के 1 घंटे का काम हो गया, तो टोटल समय कितना लगेगा, इसका जस्ट व्युत्क्रम कर देंगे। क्यों व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि जब हमें पता था कि A 10 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे का निकालने के लिए 1/10 कर दिए थे। जब हमें ये पता है कि A और B 1 घंटे में इतना भर रहे हैं तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों मिलकर के कितने घंटे में भरेंगे। तो दोनों मिलकर के कितने घंटे में भरेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 6। दोनों मिलकर के 6 घंटे में भर देंगे। विकल्प नंबर बी यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था यदि किसी रफ्तार से एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो उसी रफ्तार से 63 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा। ध्यान से समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि 15 किलोमीटर 4 घंटे में चलता है। तो सबसे पहले तो यहां से हमें उसकी चाल निकालने, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। कुल चली गई दूरी पहले 15 किलोमीटर दिया था, तो इसमें 15/4 यहां पर उसका एक तरीके से स्पीड हो जाएगा। ठीक है, 15/4 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो उसी रफ्तार से 63 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा। तो 63 किलोमीटर तय करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर दूरी 63 दिया गया है, ठीक है, और चाल हमने निकाल लिया कितना, 15/4। तो ये ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा, यानी कि 63 × 4/15। अब इसका इसमें गुणा करिए तो 3 चौक 12 के 2 हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 15। तो 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, 10 बचेगा, 109 हो गया, यानी 15 छक्का 90, 15 सत्ते ये 2 है ना, तो 102 हुआ। तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी 15 छक्का 90 6 बार में जाएगा। और उसके बाद से हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 12/15। अब इसको 3 से काट देंगे तो 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे तो 5, यानी कि 0.8 आएगा, 16 + 0.8 आएगा। ठीक है, यानी कि जो देखिए यहाँ पर जो सही में होता है उसको अलग हम लोग लिख ले रहे हैं, और जो बट्टे में आ रहा है वो अलग हम लोग लिख ले रहे हैं। अब 0.8 ये हमारा घंटे में आया है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 60 से गुणा कर देंगे। तो 16 ये घंटा तो एग्जैक्ट हो गया, और प्लस 60 से गुणा करेंगे तो 8 × 48, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 मिनट आ जाएगा। 16 घंटा 48 मिनट। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, 16 घंटा 48 मिनट इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, KVS PRT 2010 के मैथमेटिक्स पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के KVS
प्राइमरी स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए पूछे गए प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।